हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, जिसमें हम आपको रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पढ़ा रहे थे। और रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में प्रीवियस वीडियो में हम आप लोग को रूथ एरे बना करके और रूथ एरे के हेल्प से हम सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बताए थे। स्टेबल सिस्टम किसको कहेंगे, जिसके बारे में ही बताया गया था। अब रूथ स्टेबिलिटी में नेसेसरी कंडीशन क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और डिफ़िकल्टी है कुछ, जैसे रूथ एरे बनाने में कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, वो डिफ़िकल्टी को हम कैसे चेक करेंगे या डिफ़िकल्टी क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, सिस्टम का स्टेबिलिटी के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशेंट है, वो सफिशेंट नहीं है, सभी जगह वैलिड नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशेंट। क्या क्या? पहला कंडीशन है सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है उसके लिए, यानी एक ही इनपुट और एक आउटपुट हो उस सिस्टम के लिए क्या है। फर्स्ट कहता है कि ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी रियल एंड हैव द सेम साइन। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जितने सारे कोफिशिएंट हैं सभी रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, और सभी का साइन सेम होना चाहिए। यदि सभी कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है तो सबका पॉजिटिव रहना चाहिए, सभी का निगेटिव है तो निगेटिव रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो पढ़े हैं उसमें QS बराबर जो लिखा रहता है और इक्वल टू राइट साइड में 0 रहता है। तो सबका साइन यदि निगेटिव भी रहेगा तो कॉमन लेके सबको पॉजिटिव कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि सभी कोफिशिएंट जो होने चाहिए वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं वो लीनियर होना चाहिए और साथ ही साथ सेम साइन का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि नन ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी 0, कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सभी कोफिशिएंट लगातार प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि कोई फंक्शन या कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है QS इक्वल टू, तो QS इक्वल टू h टू द पावर 6 प्लस h टू द पावर 4 प्लस s³ 2s³ प्लस 3s² प्लस 6s प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये कहता है कि कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें एक कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा है। जैसे h टू द पावर 6 है तो h टू द पावर 5 वाला कोफिशिएंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो डायरेक्टली बिना कुछ देखे इस सिस्टम को हम कह देंगे कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये भी कंडीशन है कि कोई भी कोफिशिएंट इसमें से 0 नहीं होना चाहिए, आइदर कांस्टेंट टर्म या h टू द पावर 1 या h टू द पावर 3 या किसी भी कोई एक टर्म अब्सेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 0 नहीं होना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल होगा। फिर अगला कहता है कोफिशिएंट, ये सब कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या बताएं? 2 कंडीशन कि सारे कोफिशिएंट का साइन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए और रियल होना चाहिए, और दूसरा कि कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। अब कहता है कि इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स आर रियल, यदि पोलिनोमियल्स का, ये पोलिनोमियल्स जो दिया हुआ है इसका सभी कोफिशिएंट यदि रियल होंगे तो ये फिक्स है कि उसका रूट जो है वो लाइज करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ द रूट, रूट होगा निगेटिव और वो पोलिनोमियल का सारा कोफिशिएंट लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करेगा। तो करा कि देयरफॉर ऑल पोलिनोमियल्स कोफिशिएंट आर पॉजिटिव इफ़ एट लीस्ट वन रूट इज इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, यदि एक भी रूट एस प्लेन के राइट हाफ में लाइज कर जाता है, कम से कम ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है एस प्लेन का। तो कहते हैं कि एक भी रूट्स यदि राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज कर जाए तो वो तब क्या होगा कि कोफिशिएंट उसका निगेटिव हो जाएगा
और कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, कोई भी रूट लाइज करेगा तो कोफिशिएंट करेक्टेटिव इक्वेशन का निगेटिव रहेगा, तभी जाके उसका रूट जो है लाइज करेगा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, और सिस्टम उस केस में अनस्टेबल होगा। यदि कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव रहेगा तो उसका मस्ट है कि जो रूट जो है वो लाइज करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन और सिस्टम स्टेबल होगा। तो अब देखिए कुछ सिस्टम हैं, कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल से आपको बिना रूट एरे निकाले आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखकर आपको बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है QS इक्वल टू एस टू द पावर 5 प्लस 4s टू द पावर 4 टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें ज़रा गौर से देखिए, एस टू द पावर 5 का है, एस टू द पावर 4 का है, एस टू द पावर 3 का नहीं है, यानी एस टू द पावर 3 का कोफिशिएंट 0 है। तो बिना इसका रूट एरे निकाले हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। अब इसका रूट एरे भी बनाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल को ही शो करेगा। तो इसलिए अगर जो कोई भी कोफिशिएंट 0 है, यानी एस टू द पावर 3 यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, तो बिना रूट एरे निकाले ही हम कह देंगे कि ये सिस्टम अनस्टेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देते हैं QS इक्वल टू 5s टू द पावर 4 5s टू द पावर 4 और प्लस नहीं माइनस 2s³ माइनस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16 प्लस 2s प्लस 16 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख करके यहाँ पे देखिए कि दो कोफिशिएंट हैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है एस टू द पावर क्यू का, यहाँ पे सभी कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं, बट प्रेजेंट तो हैं लेकिन सभी का सेम साइन नहीं है। इसका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। तो जैसे भी कोई भी टर्म किसी का भी कोफिशिएंट यदि नेगेटिव होगा तो उसका एस का वैल्यू आएगा वो फिक्स है कि राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करेगा, और उस केस में सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना देखे हम बता सकते हैं कि एस टू द पावर क्यू एंड 3 और एस टू द पावर 2 दोनों का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ये भी सिस्टम अनस्टेबल होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, और QS इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है 12s³ माइनस s प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी दिया हुआ है। तो इसमें भी ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहला केस तो ये है कि SQ के बाद एस स्क्वायर वाला कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, और साथ ही साथ कोफिशिएंट भी इसका एक एस टू द पावर 1 का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये भी सिस्टम अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम और हम देते हैं इस तरह का। तो ये सब प्रॉब्लम जो हैं जो देख करके ही बता दे, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगा, जैसे कहने का मतलब कि कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, यानी कोई भी पावर वाला टर्म एब्सेंट नहीं होगा, या फिर किसी का भी साइन निगेटिव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, सेम साइन का सब होगा, तभी हम रूट एरे लगाएंगे। अदरवाइज यही दोनों कंडीशन देख करके ही हम कह देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। एस टू द पावर 4 प्लस 2s³
प्लस 5s² प्लस s इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा कि 4 प्रेजेंट है, q प्रेजेंट है, s² प्रेजेंट है, s⁻1 प्रेजेंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो था, ये कांस्टेंट टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी s⁻0 का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए ये भी सिस्टम अनस्टेबल है। यदि ये सारे सिस्टम में इसमें क्या होता, s⁻3 प्रेजेंट रहता तो ये सिस्टम हो सकता था, मे बी स्टेबल हो सकता था। इसका साइन पॉजिटिव रहता तो हो सकता था कि ये सिस्टम स्टेबल होता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए अनस्टेबल है। इसमें देखिए s² वाला प्रेजेंट रहता तब ऐसा हो सकता था, अनुमान लगाते या हम चेक करते कि ऐसा नहीं कि सारा क्राइटेरिया ये दोनों फुलफिल है, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और सारा टर्म भी प्रेजेंट है, तो सिस्टम स्टेबल ही हो जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। वो उसके बाद हम रूट एरे बनाएंगे और रूट एरे के फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजिंग नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अदरवाइज ये पहले 2 कंडीशन हमको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेक करना है। सबसे पहला कोफिशिएंट देखना है कि किसी का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। सभी कोफिशिएंट का साइन यदि पॉजिटिव है तो सबका पॉजिटिव हो, निगेटिव है तो सबका निगेटिव हो, तभी हम रूट एरे अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही देख करके ही ये कंडीशन को ही फुलफिल मतलब बता करके हम कह देंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। नेक्स्ट इसमें हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं डिफ़िकल्टी का। क्या डिफ़िकल्टी आता है, तो इसमें 2 डिफ़िकल्टी हमको पढ़ना है, एक डिफ़िकल्टी नंबर 1 और एक डिफ़िकल्टी नंबर 2। ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है QS इक्वल टू s⁻4 प्लस 2s³ प्लस 10s² प्लस 20s प्लस 5 इक्वल टू 0। s⁻4 प्लस 2s³ प्लस 10s² प्लस 20s प्लस 5, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो 2 नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो इसमें सारा टर्म प्रेजेंट है, s⁻4 s³ s², s⁻0 सभी टर्म प्रेजेंट हैं। तो यहाँ तक तो पता चल रहा है कि सिस्टम हो सकता है स्टेबल हो। फिर किसी का भी साइन निगेटिव नहीं है, नहीं किसी का भी साइन चेंज नहीं है, सब का पॉजिटिव है, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है यहाँ तक। लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए कंडीशन को अब हम अप्लाई करेंगे रूट एरे, यानी वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तब हम रूट एरे लगाएंगे या रूट टेबल लगाएंगे। तो रूट टेबल में क्या करते हैं, s⁻4 s⁻3 s² s⁻1 और s⁻0, ये सारा टर्म लिख लेते हैं। अब इसके बाद फिर टेबल बनाने के लिए ये लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, ये छोड़ देना होता है, इसका कोफिशिएंट 10, फिर ये छोड़ेंगे तो इसका कोफिशिएंट 5। नेक्स्ट अगला जो छोड़े थे सो लिखेंगे 2, यहाँ पे 20, और अगला टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अब नेक्स्ट टर्म कैसे बनाया जाता है बताए थे। नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए कि 2 में 10 से गुना करेंगे और फिर इसमें, तो 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20, फिर बीच में माइनस, फिर 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20, और बट्टा में ये 2, तो 0, 20 माइनस 20 0, और 0/2 0 होगा। यानी ये टर्म जो आ गया यहाँ पे इसके जगह पर वो हो गया 0। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 2 में 5 से गुना करेंगे 10, और 1 में 0 से गुना करेंगे -0, तो 10 माइनस 0/2 कितना होगा 5। तो यही जो है कि पहला टर्म जो मेन टर्म था फर्स्ट, यानी रो का फर्स्ट एलिमेंट
वही जीरो हो गया, तो जब जीरो से सब में भागा देंगे तो अगला क्या आएगा, इन्फिनाइट आते जाएगा। तो ये हमारा डिफ़िकल्टी हो गया। क्या डिफ़िकल्टी हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया रो का, और उसके बाद कुछ एलिमेंट आ गया, तो ये जो आया ये डिफ़िकल्टी 1। डिफ़िकल्टी नंबर 1 इसको बोल रहे हैं, यानी कि पहला एलिमेंट जीरो हो जाए उसके बाद फिर कोई नंबर आ जाए तो इसको हम बोलेंगे डिफ़िकल्टी। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जब जीरो हो गया तो अभी टेबल आगे बढ़ ही नहीं सकता है, और डिफ़िकल्टी जब भी आता है तो उस केस में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, ना तो स्टेबल ना तो अनस्टेबल, उसके जगह पर क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, यानी अंशतः स्टेबल होगा। अब जब डिफ़िकल्टी आ गया यहाँ पे डिफ़िकल्टी नंबर 1 हो गया। डिफ़िकल्टी नंबर 1 किसको कहें कि कोई भी रो का, चाहे सेकंड का या थर्ड का, किसी का टेबल पूरा नहीं हो, कोई भी रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाए और उसके बाद फिर कोई एलिमेंट आ जाए तो उस केस में हम डिफ़िकल्टी 1 कहेंगे। और यदि सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उसको हम डिफ़िकल्टी 2 कहेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो जब डिफ़िकल्टी 1 आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें हमको अब उसको जेड प्लेन पर एनालिसिस करते हैं, एक्स वाई प्लेन पर एनालिसिस नहीं होगा, रियल एस प्लेन पर एनालिसिस नहीं करके उसको जेड प्लेन पर एनालिसिस करते हैं। तो उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता है उसमें एस के जगह पर 1/z पुट करते हैं। तो ये जो आया इसको इसके जगह पर हम क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करना है, पुट जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें पुट एस इक्वल टू 1/z, एस के जगह पर 1/z पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू एस के जगह पर 1/z बराबर 1/z का पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/z का पावर 3 प्लस 10 इंटू 1/z का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1/z और प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ था, ये डिफ़िकल्टी आने के बाद ऐसा प्रोसेस करना है हमको रूथ टेबल को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, कि जब डिफ़िकल्टी नंबर 1 आ जाएगा तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस के जगह पर हमको जेड पुट करना है, 1/z पुट करना है। तो 1/z पुट कर दिए जहाँ जहाँ एस था। अब इसको पुट करने से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसमें जब एलसीएम लेंगे सबका तो एलसीएम क्या होगा, जेड के पावर 4, तो जेड के पावर 4 होगा, तो यहाँ पे जब जेड के पावर 4 से भागा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यानी इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, ये वाला हटा देते हैं, इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे जेड के पावर 4 पूरा का एलसीएम होगा, पूरा का एलसीएम जेड के पावर 4, जेड के पावर 4 क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है, जेड के पावर 4 से भागा देंगे इसमें तो 1 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसमें 2 इंटू जेड क्यूब है नीचे में तो एक कटेगा तो जेड आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2z, और प्लस फिर यहाँ पे 10 और जेड स्क्वायर है, जेड के पावर 4 से भागा देंगे तो जेड स्क्वायर बचेगा, यानी 10z स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 20 और 1/z है, अब जेड 4 से भागा देंगे यानी इससे तो क्यूब बचेगा, यानी 20 इंटू जेड क्यूब और प्लस 5 में गुना हो जाएगा जेड के पावर 4 से इक्वल टू 0, इतना आएगा। तो जेड के पावर 4 इधर जा कर के भी 0 हो जाएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आया हमारा q ऑफ 1/z इक्वल टू आ गया, इसको इधर से लिख देते हैं हायर ऑर्डर में, 5z के पावर 4 प्लस 20z क्यूब प्लस 10z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा नया बन गया। जब इस इक्वेशन में जो पहले का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, डिफ़िकल्टी आ जाने पर एस के जगह पर 1/z पुट किए और भिन्न का जोड़ घटाव किए तब। अब हमको न्यू रूथ टेबल बनाना है, तो न्यू रूथ टेबल बनाते हैं। न्यू रूथ टेबल या न्यू रूथ एरे। तो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है z के पावर 4, z क्यूब, z स्क्वायर, z के पावर 1 और z टू द पावर 0। अब एलिमेंट इसका फिर से उसी तरह से भरना है हमको। पहला कोफिशिएंट यहाँ 5, फिर उसके बाद ये छोड़ना है 10 और फिर 1, फिर अगला 20, जैसे लिखते थे पहले वैसे ही लिखना है 2 और यहाँ पे नहीं है तो 0। अब अगला एलिमेंट होगा तो 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 और 200 में 5 दूनी के 10 घटाएंगे तो 190 आएगा। और 190 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 माइनस 10 190, और 190 में हम कि अगर जो 20 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 9.5, तो इसके जगह पर आ जाएगा 9.5। फिर इसके बाद यहाँ 20 में 1 से गुना करेंगे, 20 माइनस 5 गुने 0 और 20 से भागा देंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। अगला एलिमेंट अगला है ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा। फिर नेक्स्ट जो है इसमें इसको इससे गुना करेंगे, इसके जगह पर z1 वर्ग के सामने लिखना है तो 9.5 इंटू 2 9.5 गुना 2 हो जाएगा कितना? 19, और 19 में से 20 घटेगा तो -1, और -1 में भागा देंगे 9.5 से तो आ जाएगा -1 नहीं आएगा, 0.105 आएगा, माइनस ऑफ 0.105। देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेटर से करके। और इसके जगह पर फिर 9.5 में 0 से गुना करेंगे, फिर 20 में 0 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं, 0/0 में 9.5 से भागा देंगे 0 आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे अगर जो -1 में इस -0.105 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और माइनस इससे गुना करेंगे तो 0 और फिर भागा देंगे इससे तो 1 आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे एलिमेंट 0 हो तो आगे वाला में जो ऊपर रहता है वही एलिमेंट लिख देते हैं। 0 हो तो नेक्स्ट एलिमेंट जो अगला ऊपर वाला रहेगा वही चीज़ आ जाएगा। या फिर आप प्रोसेस से कीजिए, जो फार्मूला है पहले इसको इससे गुना करना है, फिर माइनस इसमें गुना करना है और भागा इससे देंगे तो वही एलिमेंट आएगा कट करके। तो ये हमारा रूथ टेबल बन गया। अब इस रूथ टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमको देखना है। फर्स्ट कॉलम में देखिए साइन चेंज हुआ या नहीं। तो साइन चेंज हुआ, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस हो गया, तो 2 को साइन चेंजिंग हो गया। तो सिस्टम जो है 2 रूट लाइज कर जाएंगे राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन, और सिस्टम इस तरह से अनस्टेबल होगा। या फिर अनस्टेबल नहीं कहेंगे तो डिफ़िकल्टी हुआ, तो डिफ़िकल्टी जैसे आया तो उसको हम अनस्टेबल, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनली स्टेबल, यानी पूरी तरह से स्टेबल नहीं होगा। तो यही डिफ़िकल्टी था सॉल्व करने के लिए कि जब रूथ एरे हम बना रहे हैं और पहला एलिमेंट 0 हो जाए, उसके बाद फिर कुछ नंबर आ जाए तो वो डिफ़िकल्टी 1 होगा, और जब डिफ़िकल्टी 1 आएगा तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमको पुट करना है s = 1/z, और 1/z करके फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके नया रूथ टेबल का निर्माण करना है। और उस रूथ टेबल के हेल्प से हम बताएंगे यानी स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस केस में आप सीधा ध्यान रखिए कि यदि कोई सिस्टम में डिफ़िकल्टी आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में तो वो सिस्टम फिक्स है कि वो मार्जिनली ही स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफ़िकल्टी नंबर 2 को। थैंक यू।